हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, विज्ञान और विज्ञान के विभिन्न शाखाओं से संबंधित उनके पिता माने जाते हैं, कौन इसके जनक हैं, और भाई साहब इसके साथ शाखाओं के साथ साथ इन्होंने पहली बार ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से उनको विज्ञान का पिता कहा गया, या किसी भी क्षेत्र का इन शाखाओं से संबंधित। और इसके अलावा भाई साहब लैमार्कवाद, डार्विनवाद और ह्यूगो डी ब्रिज का एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। इन्हीं से संबंधित टॉपिक 5-6 टॉपिक से आपका 10 क्वेश्चन बना है। तो आइए देखते हैं। पूछता है कि इनसे संबंधित कौन सी पुस्तकें हैं, इन्होंने किस पक्षी पर, किस पशु पर इन्होंने परीक्षण किया था, प्रयोग किया था, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। किस द्वीप पर किया गया था, तो ये सारा कुछ पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं। जैसे विज्ञान के जनक आप किसको मानते हो, तो कहते हो बाबू अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को। ठीक है ना। जीव विज्ञान का भी जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक कहते हो भाई साहब न्यूटन महोदय को। ठीक है ना, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को कहा जाता है भौतिक विज्ञान का पिता। भाई साहब रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोसियर को, लेवोसियर को। ठीक है, लेवोसियर, लेवोसियर को कहा जाता है भौतिक रसायन विज्ञान का जनक। अब भाई साहब इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अरस्तु से। अरस्तु बेसिकली भाई साहब यूनान का दार्शनिक था। सिंपल सा मतलब वो कहां का? यूनान का दार्शनिक था। ठीक है ना। अब भाई साहब वो दार्शनिक था, तो उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से उसे विज्ञान का जनक कहा जाने लगा? तो कुछ तो किया होगा। तो यहीं पर आप सबसे पहले नोट करके एक पॉइंट लिखो, इसे राजनीति विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। इसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। का भी जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। ठीक है, ये भी लिख लो। दूसरा, इसने अब ऐसा कौन सा काम किया भाई साहब? जब ये दार्शनिक था, राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा था, यूनान में था, तो कुछ तो ऐसा विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से इसको भाई साहब विज्ञान का जनक कहा जाने लगा। तो ऐसा कुछ तो काम किया होगा। वह काम कौन था? तो आधुनिक विज्ञान के पीछे कहे जाने के पीछे इसका था वैज्ञानिक पद्धति। इसने वैज्ञानिक पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। वैज्ञानिक पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य किया भाई साहब। वैज्ञानिक पद्धति को आगे बढ़ाने पर कार्य किया, जिसे जो वैज्ञानिक पद्धति होता है वो किस पर जोड़ देता है? प्रत्यक्ष पर। किस पे बाबू? प्रत्यक्ष पर। प्रत्यक्ष पर बात करता है, घटनाओं पर बात करता है, घटनाओं पर बात करता है। जो चीजें प्रत्यक्ष हैं, जो चीजें घटित हो रही हैं, घटनाएं, उस पर भाई साहब उस पर बात करता है। इसी को कहा जाता है अनुभवजन्य शोध। इसी को कहा जाता है अनुभव जन्य शोध। इसी को कहा जाता है अनुभवजन्य शोध कहा जाता है। ठीक है ना। इसी को किस नाम से जाना जाता है? अनुभवजन्य शोध। अब ये क्या है? देखो, अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति को आगे बढ़ाया। किस पद्धति को? वैज्ञानिक पद्धति। और वैज्ञानिक पद्धति किस पर जोड़ देता है? अनुभवजन्य शोध पर। किस पर बाबू? अनुभवजन्य शोध पर कार्य करता है, जो किस पर आधारित होता है? प्रत्यक्ष पर भाई साहब, और घटनाओं पर। विज्ञान की तो यही विशेषता है ना बाबू, कि जो चीज प्रत्यक्ष है, जो चीज घटित हो रही है, घटनाएं, उसकी बात करता है। कभी देखे हो कि विज्ञान में भाई साहब मृत लोग, स्वर्ग, नरक, हाँ, कभी आत्मा, परमात्मा, इन सब चीजों के बारे में कभी सुना? इस पर विज्ञान कुछ नहीं कहता है। विज्ञान किस पर बात करता है भाई? वो घटनाओं पर, प्रत्यक्ष की बात करता है। और वही बात पहले स्तर पे कौन किया था? तो अरस्तु महोदय ये बात सबसे पहले किए थे। इसी वजह से इनको विज्ञान का, आधुनिक विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। दूसरा काम इन्होंने भाई साहब और कुछ काम किया था। हमने क्या बताया कि विज्ञान का जनक कहने के पीछे क्या कारण है? कि इन्होंने अनुभवजन्य शोध पर ज्यादा फोकस किया था, ज्यादा जोर दिया था, ज्यादा कार्य किया था। इसी वजह से अरस्तु को विज्ञान का पिता कहा जाता है। और अनुभवजन्य शोध किस पर आधारित होता है? प्रत्यक्ष पर आधारित होता है, घटनाओं पर आधारित होता है। जो भाई साहब यही दोनों तत्व किस तरफ ले जाता है? विज्ञान की तरफ ले जाता है। विज्ञान की तो नींव ही यही है भाई साहब ना, प्रत्यक्ष बात करना, घटनाओं पर बात करना, प्रमाणों की बात करना। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज इन पर आधारित है। ठीक है ना। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? अरस्तु को विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। और भाई साहब इनके बारे में और कुछ लिख सकते हो। आपने सुना होगा, जैसे देखा होगा, अरस्तु के लगे हाथ आप लिख लो। इनके बारे में हमने लिखा कि बाबू ये कहा कि राजनीति विज्ञान से भी संबंधित थे। वैसे तो ये यूनान के दार्शनिक थे। अरस्तु कहां के थे? यूनान के दार्शनिक थे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो सुकरात महोदय थे, सुकरात महोदय का नाम सुना होगा। सुकरात का नाम सुना होगा। एथेंस के रहने वाले थे। ठीक है ना। ये भी यूनान के थे, सुकरात। और सुकरात के जो शिष्य हुए उनका नाम था प्लेटो। कौन था? प्लेटो। सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य जो हुआ वो हुआ अरस्तु। कौन हुआ बाबू? अरस्तु। ठीक है ना। सुकरात का शिष्य प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य भाई साहब सिकंदर होता है। ठीक है ना। अरस्तु का सिकंदर,
अरस्तु का शिष्य कौन हुआ? सिकंदर हुआ। तो ये भी आप ध्यान में रखना, यही बात लगे हाथ अब आपको बता ही दिए, ठीक है ना। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया कि इसके गुरु का नाम प्लेटो, इसके शिष्य का नाम सिकंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये भी आपको लगे हाथ देखना है। अब आते हैं कि भाई साहब अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? ऐसा इसने क्या किया था कि जिसकी वजह से इसे जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाने लगा? तो ये भी देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। ये लिख लिए होंगे आप, कहां का? अब देखो देखो, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो ऐसा इसने क्या किया था भाई साहब? पहली बात इसने, आपने सुना होगा कि जो जीवों का वर्गीकरण है, जीवों का लिखो, जीवों का वर्गीकरण, पहली बार वर्गीकरण, पहली बार वर्गीकरण किया, वर्गीकरण किया, ठीक है ना। पहली बार वर्गीकरण कितने आधार पे? इन्होंने जीवों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया? 3 प्रकार से। एक को कहा जलीय वर्गीकरण, जीवों का जो वर्गीकरण हुआ जलीय प्रकार से किया। उसके बाद स्थलीय प्रकार से किया, स्थलीय प्रकार से किया। उसके अलावा वायवीय प्रकार से, वायवीय प्रकार, ठीक है ना, वायवीय प्रकार से। तो उन्होंने जीवों को कितने वर्गों में बांटा? तीन वर्गों में बांटा। एक जलीय वर्ग था, एक स्थलीय वर्ग था, एक वायवीय वर्ग था। आपने सुना होगा, अब आपको दिमाग में चकरा गया होगा कि भाई साहब ये तो वर्गीकरण है वो तो कैरोलस लिनियस ने किया था। जीवों का वर्गीकरण किसने किया? कैरोलस लिनियस ने किया। लेकिन यहां पर भाई साहब अरस्तु का नाम हम बता रहे हैं। हाँ भाई, पहली बार वर्गीकरण कौन किया था? तो जीवों का वर्गीकरण पहली बार जब पूछेगा तो आपको लगा कर आना अरस्तु का, ठीक है ना। अब वैज्ञानिक तरीके से किसने वर्गीकरण किया? तो आप क्या लगाओगे? तब लगाओगे कैरोलस लिनियस को, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कैरोलस लिनियस तो किए थे, जीवों का वर्गीकरण तो किए थे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले कौन कर दिया था? अरस्तु महोदय किए थे। और दूसरा काम इन्होंने कौन सा किया था? इन्होंने, जो अरस्तु था वो क्या किया? अंडों को, चिड़िया के अंडों को क्या किया? जैसे अंडे हैं, मान लो अंडे हैं, ये अंडों को फोड़ फोड़ के देखता था कि कितने समय बाद इसमें क्या आ रहा है। जैसे एक बार फोड़ा तो देखा कि भाई साहब मुंडे, मतलब अंडे को कुछ समय बाद फोड़ा तो उसने देखा कि कितने भाई साहब चिड़िया के सिर आ गए हैं, सिर आ गए हैं, ठीक है ना, सिर आ गया। फिर थोड़ा तो देखा, कहा कि भाई साहब उसके पंजा आ गए हैं, पंजे आ गए हैं, ठीक है ना, पैर, मतलब एक तरह से पैर आ गए हैं, पैर आ गए हैं। फिर देखा उसमें हाथ आ गया, फिर देखा भाई साहब उसमें पंख आने शुरू हो गए, फिर देखा उसमें, तो इस प्रकार का क्रम देखना शुरू, मतलब यही क्रम नहीं था, मतलब हम बता रहे हैं उसने इस तरह का भाई साहब देखा कि मतलब किस तरह अंगों का आने का क्रम है। अंडों को फोड़ फोड़ के देख रहा कि कितने समय में भाई साहब सिर आ रहा है, कितने समय में बाल आ रहा है, कितने समय में आंखें आ रही है, कितने समय में भाई साहब पंख जम रहा है, कितने समय में भाई साहब उसके पैर आ रहे हैं, कितने समय पे हाथ आ रहा है। तो ये भी पहली बार किसने देखा था? अरस्तु ने देखा था। तो इस वजह से ये दोनों कारण हैं जिसकी वजह से अरस्तु को क्या कहा जाता है बाबू? जीव विज्ञान का भी जनक माना जाता है। तो ये सारे कारण पहली बार किसने किया था? तो अरस्तु ने किया। तो अरस्तु के बारे में ये सारी चीजें आप देख लो। तो ऐसे करके लिख लो, पक्षियों के अंडे विच्छेदित किए, पक्षियों के अंडे विच्छेदित किए तथा अंगों के आने का क्रम पता किया, आने का क्रम पता किया, ठीक है ना, क्रम पता किया। ये ध्यान रहे। अब यहीं लगे हाथ, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, ठीक है ना, नोट करके। ये ध्यान रहे कि जो अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किया था वो कितने प्रकार से? 3 प्रकार के, जल थल वायु, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है ना। ये ध्यान रहे। अब लिखो, ये लिख लो, यहीं पे लिख लो कि जीवों का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया? तो लिख लो कैरोलस लिनियस ने। जीवों का, ताकि याद रहे, नहीं तो पता चले कि आप वो अरस्तु वाला इसमें लगा दो और कैरोलस लिनियस वाला उसमें लगा दो। जीवों का आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने किया था, कैरोलस लिनियस ने किया, ठीक है ना। किसने? जीवों का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया? तो कैरोलस लिनियस ने, ठीक है ना। पहली बार वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया था? अरस्तु ने, ठीक है ना। कितने तरीके से करने का कोशिश किया? तो 3 तरीके थे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग कहां, अब आते हैं, ये समझ में आ गया होगा। इस वजह से ये थोड़ा बहुत उनका यहां से पूछा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रहे, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना। अब आते हैं हम लोग अरस्तु के बाद थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान के जनक। ये यहां से कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है बाबू? तो थियोफ्रेस्टस है, ठीक है ना। अब आते हैं न्यूटन ने भाई साहब क्या क्या कुछ काम किया था? न्यूटन तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है पढ़ने के लिए आपको, लेकिन यहां से भी कुछ चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो लिखो चलो, कैलकुलस का आविष्कार किया, गति संबंधी नियम दिए, गति संबंधी नियम कितने थे बाबू? संबंधित नियम 3 गति संबंधी नियम, ठीक ना, 3 थे। और लिखो, और इनके पुस्तक का नाम लिखो, प्रिंसिपिया। इनके बुक का नाम है बाबू, लिख लो, बुक का नाम प्रिंसिपिया,
प्रिंसिपिया, ठीक ना। न्यूटन ने कौन सा पुस्तक लिखा था बाबू? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखा था, ये ध्यान रहे। न्यूटन ने कौन सा पुस्तक लिखा? प्रिंसिपिया, ठीक ना। न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। गति संबंधी नियम दिया, कैलकुलस का आविष्कार किया। और एक पॉइंट इनके बारे में लिख लो, इन्होंने एक काम और किया था, हाँ, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का, लिखो, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ठीक ना। ये सारा काम लिख लो, बहुत सारा, लेकिन इनके बारे में इतना ध्यान रखो, इनके पुस्तक का नाम ध्यान रहे कि क्या नाम है, वह पूछा गया है कि इनकी पुस्तक ना, न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। गति संबंधी नियम न्यूटन ने दिया था, कैलकुलस का आविष्कार न्यूटन ने किया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। तो ये सारे इनको, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? इन्होंने, ठीक ना, ये सारा था। और रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा, इनके बारे में, लेवोसियर के बारे में थोड़ा सा लिख लो। लेवोसियर ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण किया था। हाइड्रोजन, देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का नामकरण किया था, नामकरण किया था, ठीक ना, किया था। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का नामकरण किया था, कौन? भाई साहब लेवोसियर ने, ठीक ना। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का नामकरण किया था, ठीक ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हमारे ये जनक और इनसे संबंधित कुछ तथ्य यहां से सवाल पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रहे कि भाई साहब ये केवल ऐसे नहीं बताया जा रहा है, यहां से सवाल बने हैं आपके, ठीक है। नहीं तो यही जनक बना करके हम भी खत्म कर देते कि भाई चलो ये जनक है, 2 मिनट में खत्म, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। अब चलो डालते हैं हेडिंग। अब जैसे लैमार्कवाद, डार्विनवाद, यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बना है आपको ये भी चलो ये सिखाते हैं, बताते हैं, और इन्होंने कैसे कैसे परीक्षण किया था, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा तब। अब हेडिंग डालिए आप लोग, लैमार्कवाद, लैमार्कवाद, ठीक ना, लैमार्कवाद, ठीक ना। अब हेडिंग डालिए लैमार्कवाद। लैमार्कवाद भाई साहब किसने विचारा था? देखो, लैमार्कवाद, ठीक ना। अब लैमार्क से आपको पता चल रहा होगा, इसमें 2 शब्द, एक लैमार्क है और एक वाद। लैमार्क वैज्ञानिक का नाम है, वाद माने होता है विचारधारा। क्या होता है बाबू? वाद मतलब क्या होता है? विचारधारा होती है, ठीक ना। वाद का मतलब ही होता है कि विचारधारा। तो लैमार्क ने कुछ विचारधारा दिया, इसे मिलाकर के कहा गया लैमार्कवाद। तो कौन सा विचारधारा दिया था, इसे हम लोग समझते हैं। पहला नंबर तो लैमार्क कहां का निवासी था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया, तो लिख देना फ्रांस बाबू, ठीक ना। लैमार्क कहां का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था, ठीक ना। और भाई साहब इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं कि लैमार्क की बुक का नाम क्या था। लैमार्क के बुक का नाम था, लिखो, फिलॉसफी जूलॉजिक, फिलॉसफी जूलॉजिक, ठीक ना। क्या नाम था? फिलॉसफी जूलॉजी, ठीक ना, फिलॉसफी जूलॉजिक बुक का नाम। लैमार्क ने जिस पुस्तक का नाम लिखा, उस पुस्तक का नाम लिखा वो क्या था? फिलॉसफी जूलॉजिक। और लैमार्कवाद भाई साहब नाम से ही पता है कि भाई साहब लैमार्कवाद विचारधारा किसने दिया, तो कहोगे लैमार्क ने। वैज्ञानिक का नाम क्या था? लैमार्क, ठीक ना, लैमार्क ने, ठीक ना, ये ध्यान रहे, लैमार्क ने ये विचारधारा दिया। अब क्या 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 विचारधारा दिया वो आपको समझना है। पहला नंबर लैमार्कवाद में आपको ये देखना है कि भाई साहब इसने बताया, इसने लैमार्क ने बताया, आपको वही वाला है, वही जो जिराफ वाली बात आप सुनते हो, इसने बताया कि भाई साहब जीवों में, इसने बताया जीवों में अंगों का प्रयोग प्रयोग एवं अनुप्रयोग, ठीक ना, इन्होंने बताया। कौन? लैमार्क ने बताया, ठीक ना। पहला विचारधारा उन्होंने बताया, उन्होंने विकास के पहले बात बताई कि जीवों के अंगों का प्रयोग एवं अनुप्रयोग। इसका अर्थ होता, अभी समझाते हैं, इसका अर्थ होता है कि जिस अंग का ज्यादा प्रयोग होगा, जिस अंग का ज्यादा प्रयोग होगा उसका विकास ज्यादा होगा, उसका विकास ज्यादा होगा, ठीक ना, ज्यादा होगा, ये ध्यान रहे। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जिस अंग का, मतलब जीवों में जिस अंग का प्रयोग ज्यादा होगा वह अंग ज्यादा विकसित होगा, इनके कहने का मतलब यह है। और दूसरी बात इसी में लिखा है अनुप्रयोग, तो जिस अंग का प्रयोग कम होगा वह धीरे धीरे आने वाले समय में वह क्या होगा, वह समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वह उसका भाई साहब क्या हो जाएगा, विकास घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसे कैसे समझाया उन्होंने, यही बात उन्होंने कैसे समझाया, इसी बात को समझाने के लिए एक काम करते हैं, जिराफ को लेते हैं। जैसे देखो मान लो ये पेड़ है बाबू, ये पेड़ है, ठीक ना, इस पेड़ पर भाई साहब पत्तियां होंगी, ठीक ना, इस पेड़ पर पत्तियां होंगी, ठीक ना, ध्यान से देखना, इस पेड़ पर पत्तियां होंगी, ठीक ना। इसी से लैमार्क ने कैसे समझाया अपनी बात को, देखो, जैसे देखो लैमार्क महोदय कैसे, अब इस पेड़ पर पत्तियां हैं, ठीक ना, उन्होंने कहा कि जैसे देखो पहले जिराफ की गर्दन, जैसे देखो जिराफ की गर्दन, अब यहां से समझो कि जब जिराफ की गर्दन यहां तक आती थी, ठीक ना, जिराफ नहीं बनेगा मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है, चलो
कुछ भी बन गया। तो वो कहते हैं, अब वो कहते हैं कि भाई साहब ये जो जिराफ है, पहले इस जिराफ की गर्दन, मान लो कि ये जिराफ यहां तक चल सकता है, तो इतनी दूरी तक, ये मान लो पृथ्वी है, तो इतनी दूरी तक नीचे वाले हिस्से में जितनी पत्तियां होंगी वो खा लेगा। लेकिन भाई साहब जैसे ये पत्ती खत्म होगी, अब क्या है भाई साहब, ऐसे आसपास के सभी पत्तियां, सभी पेड़ों की पत्तियां ऐसे नीचे वाला वो खा लेगा। जब भाई साहब उसको जरूरत है क्या, अब ऊपर वाली पत्ती बची है, तो इसे खाने के लिए जिराफ क्या किया, अपनी गर्दन को और ऊपर किया, अपनी गर्दन को और ऊपर किया। भाई साहब ये वाली भी पत्तियां खा ली और आसपास के सभी पौधों की उतनी दूरी की पत्तियां खा ली, तो फिर भाई साहब गर्दन क्या करेगा, ये अपना और ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और ऐसे करते करते जिराफ की गर्दन क्या हो जाएगी भाई साहब, बहुत लंबी हो गई। तो क्यों हो गया, प्रयोग की वजह से। तो जिराफ की गर्दन क्यों लंबी हो गई भाई साहब, क्योंकि जिराफ ऐसे ऐसे करते हुए कई सालों से ऐसे कर रहा था कि नीचे की पत्तियां खा लिया तो ऊपर वाली जरूरत पड़ी, इस वजह से उसकी गर्दन लगातार विकसित हो गई। क्यों, क्योंकि उसने अपने गर्दन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया, इस वजह से उसकी गर्दन क्या हो गई भाई साहब, बहुत ज्यादा लंबी हो गई। तो ये कौन कह रहा है, लैमार्क महोदय के अनुसार कहा जा रहा है, ठीक ना। लेकिन भाई साहब कोई और था, एक व्यक्ति था, वो भी सुन रहा था, अच्छा कि मतलब जिस अंग का प्रयोग ज्यादा करोगे वो अंग भाई साहब बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा, मतलब आने वाली पीढ़ी में भी दिखेगा, मतलब बताओ ये वाला थे तो भाई साहब अगली पीढ़ी में भी इनका गर्दन लंबा हो जाएगा। भाई साहब ठीक है, तो ये बात कौन कह दिया, लैमार्क। तो एक व्यक्ति और था, वो सुन रहा था, उसकी बात सुन लो भाई साहब, उसने चूहा में परीक्षण कर दिया। उनके इस बात को सिद्ध करने के लिए, ये तो लिख लिए होंगे, उनकी इस बात को सिद्ध करने के लिए उसने क्या किया, परीक्षण कर दिया चूहे पर। कैसे, देखो एक नाम था भाई साहब लैमार्क का खंडन करने के लिए, लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए एक व्यक्ति था, उसका नाम था बिसमैन। क्या नाम था बाबू, बिसमैन, ठीक ना, बिसमैन ने, ठीक ना, उसका नाम था बिसमैन। ठीक, ध्यान से सुनना, अभी कहानी एकदम मजा आ जाएगी, ठीक ना। लैमार्क करने के लिए एक व्यक्ति था, उसका नाम था बिसमैन। उसने क्या किया भाई साहब, उसने कुछ चूहे लिए, उसने 68 सफेद चूहे लिए। कितना, 68 सफेद चूहे लिए। कहा अच्छा ऐसी बात है कि अगर जिस अंग का प्रयोग ज्यादा होगा वो अंग आगे चल के दूसरी पीढ़ी में भी दिखेगा। तो इसने कहा अच्छा रुको, तो इसने 68 चूहे लिए, इन चूहों की पूंछें काट दी। क्या कर दिया बाबू, पूंछ छाता, ठीक है, पूंछ काट दिया। कहा अच्छा, ऐसे करके इसने 5 पीढ़ी तक और 68 चूहों के पूंछ काट दिया, और इनसे बच्चे जो पैदा हुए, मान लो कि ये बच्चे पैदा हुए, इनकी भी क्या किया, पूंछ काट दिया, इनकी भी पूंछ काट दिया। फिर भाई साहब जो बच्चे हुए उनकी भी पूंछ काट दिया। ऐसे करके कितने पीढ़ी तक, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, इस प्रकार उसने भाई साहब कुल 901 चूहे पैदा कर दिए। कितना, 901 चूहे पैदा कर दिए, 901 चूहा पैदा कर दिया। कि भाई साहब यही बात सिद्ध करने के लिए कि अच्छा अगर मान लो कि एक पीढ़ी में नहीं दिखा तो दूसरी पीढ़ी में 5 पीढ़ी तक उसने क्या किया बाबू, 901 चूहों की पूंछें काट दिया, ठीक ना। इस प्रकार उसने 901 बच्चे पैदा किए, लेकिन उसने एक क्या निष्कर्ष निकाला कि 901 बच्चों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था कि जिसका भाई साहब किसी प्रकार का परिवर्तन, हर चूहे की पूंछ थी, अच्छा पूंछ था, न तो कोई दिक्कत वाला पूंछ था। जैसे पहले चूहे थे 68 चूहे थे, ठीक उसी प्रकार की पूंछे इन 901 चूहे में भी देखने को मिला। इस आधार पर कहा गया भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात इसके इनके बातों का कि भाई साहब आगे चल के जितना लंबा, जिसका ज्यादा प्रयोग करोगे, जो अंग ज्यादा प्रयोग करोगे वो ज्यादा लंबा होगा, इस बात का खंडन करने के लिए एक तथ्य और दिया गया। अगर ऐसा होता तो बताओ पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता, कभी सुने हो कि पहलवान का बेटा पहलवान हुआ? हाँ हो सकता है कि पहलवान का बेटा पहलवान हो गया, लेकिन भाई साहब पहलवान का बेटा तो ससुर का वो किया पहलवान हो जाता है, एकदम टिड्डा खिड्डा मुड्डा, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, पहलवान का बेटा पहलवान हो सकता था अगर ऐसा होता लैमार्क के अनुसार, ठीक है ना। तो ये भी आपको गलत साबित करने के लिए, तो लैमार्क की बातों को खंडन करने के लिए बिसमैन ने क्या किया था, चूहे पर प्रयोग किया था, ये ध्यान रहे। इस तरह उसने 5 पीढ़ी के चूहों का पूंछ काट दिया, ठीक है, पूछे टेल काट दिया। तो देखा भाई साहब 5 पीढ़ी में तो कोनो परिवर्तन नहीं आ रहा। तुम कह रहे हो कि ज्यादा प्रयोग करोगे जो अंग वो ज्यादा विकसित होगा। हाँ इनमें तो पूछे नहीं थी, इनने प्रयोग नहीं किया, तो बताओ वो तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं पूछे आई, ठीक ना। तो इस प्रकार ये खंडन किया जा सकता है, ये ध्यान रहे, ठीक है। लैमार्क की बातों को और एक तरीके से हमने बताया कैसे पहलवान का बेटा पहलवान हो सकता था। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था, फिलॉसफी जूलॉजी, ठीक है ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या था बाबू, फिलॉसफी जूलॉजी, ठीक है ना। इसने क्या किया था बाबू, अंगों के प्रयोग एवं अनुप्रयोग की बातें किए थे, ठीक है ना। कौन, लैमार्क ने, ठीक है ना। किस पर अध्ययन करने के उदाहरण के लिए क्या लिए थे, तो कहोगे जिराफ का, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब लिखो अगला, अगला है डार्विनवाद, ठीक है ना। डार्विनवाद यहां से ज्यादा क्वेश्चन बना। डार्विनवाद की विचार, वही फिर बात आ गई, डार्विन एक वैज्ञानिक थे और वाद माने एक विचारधारा। तो कोई विचारधारा प्रस्तुत किए थे, कौन सी विचारधारा, डार्विन कहां के निवासी थे, तो कहोगे ब्रिटेन के, ठीक ना, ब्रिटेन के निवासी थे। कहां के, ब्रिटेन के निवासी थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, अभी लिखाते हैं, ठीक है ना। पहले लिख लो कि इन्होंने अध्ययन, अच्छा लिख लो पहले, बुक ही लिख लो, लिखो बुक का नाम लिखो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक ना,
दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इनकी पुस्तक का नाम, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसकी पुस्तक है, तो क्या बताओगे, डार्विन की पुस्तक है। डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया। कौन दिया बाबू, डार्विन ने दिया था। कहां का निवासी था डार्विन, ब्रिटेन का निवासी था, ठीक ना। अब देखो इसने और कुछ दिया था, हाँ लिखो, इसने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक ना। इसने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था, सिद्धांत दिया था, ठीक ना, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और लिखो इसने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। इसने किस पर अध्ययन किया था, तो लिखो फिंची नामक चिड़िया पर, फिंच या फिंची, ठीक ना, लिख लो फिंची या फिंच, फिंची, इसने फिंची या फिंच, फिंची नामक चिड़िया पर अध्ययन किया था, चिड़िया पर अध्ययन किया था, ठीक है ना। और लिखो इसके बारे में भाई साहब, ये अध्ययन कहां किया था, इक्वाडोर के गैलापैगोस पर, गैलापैगोस द्वीप समूह पर किया था। गैलापैगोस द्वीप कहां पर है, इक्वाडोर में, वर्तमान में इक्वाडोर में, ठीक है ना। अध्ययन के लिए कहां पर, कौन सा द्वीप समूह किया, यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि डार्विन ने अध्ययन के लिए किस द्वीप समूह पर गया था, तो कहोगे गैलापैगोस द्वीप पर। इसकी पुस्तक का नाम, ठीक ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने। फिंची नामक चिड़िया का अध्ययन किया था। भाई साहब अपने अध्ययन में किस चिड़िया का इस्तेमाल किया था डार्विन ने, फिंची नामक, ठीक ना, या फिंच या फिंची दोनों मिलता है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। अब देखो भाई साहब ये कहां का निवासी था, ब्रिटेन का निवासी था। अब एक बात इसके बारे में देखो, आपने सुना होगा सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, एक और सिद्धांत दिया था, लिख लो यहीं पर, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, ठीक ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक ना। भाई साहब जो पर्यावरण के साथ जितना लड़ सकता है वही लंबे समय तक जीवित रह सकता है, इसका मतलब है, ठीक है ना, ध्यान रहे, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जैसे भाई साहब युद्ध हो रहा है, मान लो जैसे मछली, तालाब में मछलियां बहुत सारी हैं, तो मान लो उस तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगे, तो कौन जीवित रहने का संभावना किसको ज्यादा है, हाँ बड़ी मछलियों। क्यों, क्योंकि भाई साहब वो लड़ के जी सकती हैं, वो अपने लिए स्थान ग्रहण कर सकती हैं। छोटी मछलियों को दबा करके नीचे रखा जा सकता है, ठीक है ना। अभी कोई भी चीज हो, जैसे आपने मछली ले लो एक बाल्टी में, तो बड़ी मछलियां ऊपर होना लाजिम सी बात है, नीचे छोटी मछलियों को दबा कर रखा जा सकता है। तो कहा गया कि जो, लेकिन वो इसके संदर्भ में नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि जो वातावरण के साथ जितना बेहतरीन सामंजस्य स्थापित कर लेगा, वातावरण के साथ जितना आसानी से रह लेगा, वही क्या कर सकता है, लंबे समय तक जीवित रह सकता है। जो लड़ सकता है किससे, पर्यावरण से, वही लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इसका संदर्भ ये था, ठीक है ना, ये सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। बाकी लोग तो हम लोग ऐसे भी दिमाग लगा लेते हैं कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो भाई जितना मजबूत होगा वैसे भाई लंबे समय तक जीवित रहेगा, चाहे वो भाई साहब हमारा समाज क्यों ना लागू होता है। डार्विन का सिद्धांत लागू होता है समाज पर भी। तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का नियम किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसने लिखा था, भाई साहब डार्विन ने लिखा था, ब्रिटेन का निवासी था, ठीक ना। उसके अलावा एक बात आपको और समझना है क्या, अब इसमें डार्विन के संदर्भ में एक बात आपको समझना है कि ये क्या था, विकासवाद। जैसे आपने सुना होगा कि मनुष्यों का विकास कैसे हुआ था, बंदर से, हमारे पूर्वज कैसे थे, बंदर थे। तो विकासवाद का सिद्धांत यही कहता है कि जो भी जीव हैं उन जीवों का विकास कैसे हुआ है। पहले कहता है कि एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिकीय जीव थे, ठीक है। एक कोशिकीय जीवों का विकास आगे चल के बहुकोशिकीय जीव के रूप में हुआ, बहुकोशिकीय जीव के रूप में हुआ। आगे चल के यही लोग क्या हुए, अलग अलग प्रजातियों का निर्माण किए, अलग अलग प्रजातियों का निर्माण किए। तो इनका कहने का मतलब है कि भाई साहब जीवों का विकास क्रमिक रूप से धीरे धीरे लंबे समय में हुआ, यही विकासवाद का सिद्धांत है। जैसे मानव का पूर्वज कौन था, बंदर था, 4 पैरों पर चलता था, धीरे धीरे उसका विकास हुआ और आज जाकर के क्या हुआ, होमो सैपियंस बना। आपने वैसे भी देखा होगा कि मनुष्यों के विकास का क्रम है, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, ठीक है, ऐसे कर करके होमो सैपियंस तक आया है, ठीक है ना। तो ये क्या था, मनुष्यों का विकास का क्रम है। तो ठीक उसी प्रकार डार्विन भी कहता है कि मनुष्यों का विकास या जीवों का विकास धीरे 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 लंबे समय में दीर्घ काल में हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो डार्विन के संदर्भ में ये बातें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा विकास दिया था, विकास का सिद्धांत दिया था, फिंची नामक चिड़िया पर काम किया था, ठीक है ना। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक है ना, ये आपको इक्वाडोर, फिंची, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आपका रिवीजन करते हैं जल्दी से। डार्विनवाद के संदर्भ में डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन महोदय ने दिया था। डार्विन कहां का निवासी था, ब्रिटेन का निवासी था। डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखा, तो आप कहते हो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक लिखा था। डार्विन ने भाई साहब किस चिड़िया पर भाई साहब अध्ययन किया था, तो फिंची नामक चिड़िया पर अपना अध्ययन किया था। अध्ययन करने के लिए किस द्वीप पर गया था, तो कहोगे गैलापैगोस द्वीप पर गया था, जो कहां पर है वर्तमान में, इक्वाडोर में भाई साहब। उसके अलावा डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो 2 सिद्धांत दिया, 2 आपको याद करना है। एक तो विकासवाद का सिद्धांत दिया कि मनुष्यों का विकास धीरे धीरे क्रमिक रूप से लंबे समय में, या जीवों का विकास धीरे धीरे लंबे समय में क्रमिक रूप से हुआ है। और दूसरा का भाई साहब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पर्यावरण के साथ जो जितना भाई साहब संघर्ष या सामंजस्य बना के रह सकता है वही लंबे समय तक जी सकता है। तो ये वाला सिद्धांत पूरा का पूरा कौन था, डार्विनवाद का सिद्धांत था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, एक छोटा सा और है
इसी विकासवादी चरण में आपका आ जाता है ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत। किसका? ह्यूगो डी ब्रिज। कौन दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। यह भी देख लेते हैं कि ह्यूगो डी ब्रिज क्या था भाई साहब। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्धांत दिया जिसका नाम म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो ये कौन सा सिद्धांत है, ये भी देख लेते हैं, ठीक ना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन, ठीक ना, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अब ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत भाई साहब क्या है? पहला नंबर तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो लिखो ह्यूगो, ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक ना, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। अब भाई साहब उत्परिवर्तन का सिद्धांत का मतलब क्या है? पहला नंबर तो उत्परिवर्तन क्या होता है, ठीक ना। उत्परिवर्तन मतलब जब भाई साहब क्या होता है कि जिन होते हैं उन जिनों में होने वाले परिवर्तन से जब कोई लक्षण आने वाली पीढ़ी में दिखाई देती है तो यही कहलाता है उत्परिवर्तन, ठीक ना। यही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। लिख लो ये भी, जिनों में, जिन मतलब जिन, जिन वही जो हमारे जिन है, ठीक है ना, जिनों में ऐसे करके जेनेटिक जो बॉडी होता है, जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो जिन होता है। तो जिनों में आने वाले अचानक परिवर्तन, अचानक परिवर्तन, परिवर्तन, अचानक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन या क्या कह सकते हैं, इसी को म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, उत्परिवर्तन कहते हैं। अब देखो पहली बात, जैसे देखो मान लो कि माता पिता है, ठीक है ना, माता पिता, आपको पता है कि दोनों लोगों से संतानों का संतानों के लक्षण जा, दोनों से ही संतानों के लक्षण जा। मान लो माता पिता से कोई लक्षण जा रहा था, ठीक ना, जो क्या करता था जो मान लीजिए कि माता पिता से कोई लक्षण जा रहा था पुत्र में या पुत्री में, ठीक है ना, और ये दोनों मिलकर के कोई लक्षण पैदा करते थे, लेकिन इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसा परिवर्तन आया जो अलग हो गया। भाई साहब मान लो, ठीक है ना, दो आंखों की बजाय मान लो कि जो जिन था आंखों का रंग बनाता था, मान लो कोई जिन था वो आंखों का रंग बनाता था, बाल का रंग प्रदान करता था, ठीक ना, चेहरे का रंग प्रदान करता था, तो मान लो आंखों का रंग प्रदान करता था। अब तक आंखें काली होती थी, ठीक ना, आंखें मान लो काली होती थी, जो जिन आता था उससे क्या बनती थी, काली आंखें बनती थी। लेकिन इन दोनों के दौरान क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से अब आंखों का रंग भाई साहब लाल होने लगा। कैसा? लाल होने लगा भाई साहब, एकदम आंखों का रंग काले की वजह अब क्या होने लगा, लाल होने लगा, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगा। तो यही प्रक्रिया कहलाती है म्यूटेशन, ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने लगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है, रोगों के संदर्भ में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारा प्रक्रिया था बाबू उत्परिवर्तन, तो समझ में आ गया। अब एक चीज यहां से क्वेश्चन और पूछता है कि बताओ उत्परिवर्तन में इसने किस पर अध्ययन किया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के लिए किस पर अध्ययन किया था? तो इस पर एक इवनिंग लिख लो, उस पौधे का नाम, एक पौधे पर अध्ययन किए थे, तो ये ध्यान है, इवनिंग, इवनिंग प्रिमरोज, लिख लो, प्रीम रोज, ठीक ना, पौधे का नाम इवनिंग प्रिमरोज था, ठीक ना, ये ध्यान रखना है, ठीक ना, ये इवनिंग प्रिमरोज, ये आपको हमने बता दिया। ये क्या था? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। और उत्परिवर्तन क्या था बाबू? जीनों में आने वाला अचानक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगे, वही कहलाता है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। और भाई साहब उत्परिवर्तन के लिए ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने किस पौधे का इस्तेमाल किया था? तो इवनिंग प्रिम रोज नामक पौधे का इस्तेमाल किया था, प्रिम रोज नामक पौधे का इस्तेमाल किया था। कौन? ह्यूगो डी ब्रिज ने। इस प्रकार भाई साहब हमने क्या देखा कि विज्ञान के चारों शाखाओं के भाई साहब संबंधित कुछ सवाल आते हैं, वो भी देखा। उसके अलावा हमने डार्विनवाद देखा, उसके अलावा हमने लैमार्कवाद देखा, उसके अलावा हमने ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन का सिद्धांत देखा। तो ये सब ध्यान रखना कि किस पौधे पर किए, किस पशु पर किए, किस पौधे पर, किस जानवर पर किए, किस पक्षी पर किए, किस जगह पे किए, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद दोस्तों।